बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 6 क्या नाम है इस पार्ट 6 का? इसमें हम कोलाइजन थ्योरी देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी भी देखेंगे, थ्री-शोल्ड एनर्जी भी देखेंगे, ग्राफ्स जो बने हुए हैं एनर्जी डायग्राम वो भी बनाएंगे और सेल्फ असेसमेंट है वो भी करेंगे। ठीक है भाई। कोलाइजन थ्योरी, कोलाइजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट इसको भी देखेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चे इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं और वो बच्चे कामयाब, मैं अभी बता दूं, ये नोट कर लें। जो नोट करने की जिनके पास हैबिट है, ठीक है, जिन बच्चों को नोट करने की हैबिट नहीं है ना, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं, बस लेक्चर को नोट नहीं करना चाहते, उनके अंदर ये आदत नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जिनको नोट करने की हैबिट है लेक्चर की, वो तो क्लियर है, वो तो इंशाल्लाह कर जाएंगे क्वालिफाई, ई कैट, एम डी कैट, जी मेंस, एडवांस, एन सी आर टी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले कोलाइजन थ्योरी को देख लेते हैं। कोलाइजन थ्योरी, पिछली वीडियो में इसके हवाले से थोड़ी थोड़ी सी बात मैंने की भी है, इसके नाम पे गौर कर लें। कोलाइजन का मतलब होता है टकराना, लेकिन उससे पहले केमिकल रिएक्शन पे गौर कर लें। केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? मिसाल के तौर पर ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और वाटर बन रहा है, आसान सा केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये रिएक्टेंट रिएक्ट जब तक नहीं करेंगे जब तक इनके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। ये बात पक्की जहन में बिठा लीजिए, जब तक इनके केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। इसके केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। वैसे हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि आपको रेडिकल मिले या इंडिविजुअल एटम्स की सूरत में मॉलिक्यूल टूटे, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये हो जाए। तो बहरहाल जब तक मैं कह रहा था कि इनके दरमियान ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वर्ड निकला ही हरकत से है, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही हरकत होता है। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स, इसमें भी हम हरकत को ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसको उर्दू में हरकी तवानाई कहा जाता है। तो ये हरकत से रिलेटेड है। आसान सा मतलब क्या? आसान सा मतलब ये है कि जो भी चीज़ हरकत कर रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी की मदद से कर रही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रही है। मैं हरकत कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहा हूँ। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपने आप को लाती रहती हैं। तो मेरे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड ही रहेगी, और जब मुझे हरकत करनी होगी तो वो स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट होना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में, तभी मैं हरकत कर सकता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है वो चलता रहता है। बहरहाल इन द लास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हरकत कर रहा हो तो हरकत करने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। उसके पास कोई सी भी एनर्जी है उसको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में अगर हरकत करनी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT हमें यही बात समझाती है कि पार्टिकल्स जो हैं हर वक्त हालत हरकत में है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन। और अगर वो हर वक्त हालत हरकत में है, पार्टिकल्स जो हैं चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों, गैस के हों, तो इसका मतलब आसान सा कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो बात यहाँ चल रही थी कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है, और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए चाहिए आपको एनर्जी। तो आप सोचेंगे सर कि ये तो मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी एनर्जेटिक हैं क्योंकि ये तो हालत हरकत में है, ये तो इन अ स्टेट ऑफ मोशन है, तो इनके पास तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। नहीं भाई, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास है ना वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काफ़ी नहीं है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर इनके पास काफ़ी नहीं है
तो इनको और काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है, इनको और काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी कह लें, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं कहना, काइनेटिक एनर्जी को हमने और एनर्जी दे दी। अब जब एनर्जी हमने दे दी तो अब क्या करेंगे ये, अगला सवाल, बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा टकराने से। पहले ये स्लो टकरा रहे थे, अब जब इनके पास आपने और इनको और एनर्जी दे दी तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तेज़ी से टकराएंगे, और ये तेज़ी से जो टकराएंगे उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा इनकी ये हालत होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस हालत में आने के बाद अब ये दोबारा मिल के ये पोजीशन बना सकते हैं, अब ये पोजीशन बन सकती है। तो प्रोडक्ट बन गई, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। तो पूरा सिनेरियो समझ में आया आपको। केमिकल रिएक्शन होने के लिए इन पार्टिकल्स का, इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है, और उसके लिए एनर्जी चाहिए इनको। ऑलरेडी इनके पास एनर्जी है क्योंकि ये हालत हरकत में है, इन स्टेट ऑफ मोशन है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। मज़ीद एनर्जी आपने इनको दे दी, तो कितनी एनर्जी चाहिए इनको, याद कर लीजिए, इसको थ्रीशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। थ्रीशोल्ड एनर्जी, इसकी आसान सी डेफिनेशन क्या है, मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक देयर बॉन्ड, के वो कम से कम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, उसको हम कहते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी इनके पास एनर्जी है, कुछ एनर्जी आपने भी सप्लाई की, और जब आपने सप्लाई की कुछ एनर्जी इनके पास है, अब जो है मिलके क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक इशू और भी है। तो थ्रीशोल्ड एनर्जी का भी आपको पता चल गया, नोट कर लें इसको, लेकिन एक इशू यहाँ पर और भी है। आपको सारी बातों का जवाब अभी मिल गया है। केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपने इसको दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि थ्रीशोल्ड एनर्जी इसकी पूरी हो गई, अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा, पहले जो एनर्जी थी इनके पास उसको क्या नाम दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया गया, ठीक है। तो उस एनर्जी की मदद से ये क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी की मदद से ये मुस्तकिल हरकत में है, और हरकत में है तो क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। अब इनका जो टकराव है इतना इफेक्टिव नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक हो सकें। अब जब इनको आपने एनर्जी दे दी, अब ये इतने एनर्जेटिक हो गए हैं कि इनके पास जो एनर्जी है वो अब थ्रीशोल्ड एनर्जी है, और अब जो ये पहले स्लो टकरा रहे थे अब ये तेज़ी के साथ टकराएंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बैरियर है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं, और वो एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। अगर आप जो हमारे पास स्टेडियम है फुटबॉल का, कितना बड़ा स्टेडियम है, इस बड़े स्टेडियम को आप समझ लीजिए एटम, और इस फुटबॉल के स्टेडियम के बीच में, इसकी ग्राउंड के बीच में फुटबॉल की बॉल रख दें, इतना होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितना बड़ा स्पेस बाहर बच गया। अब सोचिए ज़रा, ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं वो बैरियर हैं असल में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ना टकराने के लिए, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये रिपेल करता है एक दूसरे को, तो टकराव हो तो रहा होता है लेकिन इफेक्टिव कोलाइजन नहीं हो रहा होता। इफेक्टिव कोलाइजन जिसको हम कहते हैं ना, कि वो टकराव जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए, वो नहीं हो पा रहा होता। उसके पीछे बैरियर कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। जो जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए मॉलिक्यूल, उतने ही फिर वो
क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरकम कर सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं और सही इफेक्टिव कोलाइजन हो सकती है। ठीक है भाई, ये बैरियर भी आपको पता चल गया। अब जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, जो आप एनर्जी दे रहे हैं, नॉर्मली हीट की शक्ल में आप एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी जाके जो है ना वो दो काम करती है, ये बात जहन में रखिएगा। एक तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, जो भी आप नोट कर लें इस बात को, जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जाके ये दो काम करती है कि एक तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो रिपल्जन है, एक जो ये बैरियर है, पहले तो इसको ख़त्म करती है, क्योंकि ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तो फिर मसला कैसे हल होगा। ठीक है, तो जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसका एक हिस्सा तो इस मुश्किल को ख़त्म करने में, इस बैरियर को ख़त्म करने में इस्तेमाल होता है, और इसी एनर्जी का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या करता है, थ्रीशोल्ड एनर्जी का मसला हल करता है। थ्रीशोल्ड एनर्जी का मसला हल करता है, क्योंकि अभी तक तो आपने इतना काम किया है ना कि आपने चले ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो, जिसकी वजह से ये दूर हट रहे थे मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब ये दूर हट नहीं रहे, लेकिन इफ़ेक्टिव कोलाइजन भी तो नहीं हो रहा अभी भी। तो फिर क्या होगा, आपको मज़ीद एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि थ्रीशोल्ड एनर्जी का भी मसला हल हो जाए और इतने एनर्जेटिक हो जाएं मॉलिक्यूल्स के ये जो है वो इफ़ेक्टिव कोलाइजन हो, वो वाला टकराव हो जिससे इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएं। ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, बाहर से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इस एक्टिवेशन एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट कर लीजिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, वो एनर्जी जो कि दो मामलात आपके हल करे, एक तो ओवरकम करे इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन को, दूसरा इतना मॉलिक्यूल्स को एनर्जेटिक बना दे कि वो इफ़ेक्टिव कोलाइजन कर सकें। सुन लिया आपने, समझ लिया, अब अपने अल्फाजों में लिखें, लिख सकते हैं ना। एक्टिवेशन एनर्जी, इसके नाम से पता लग रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी एट दैट सप्लाइड energy in the form of heat to the reactants that overcome the electron cloud repulsion and as well as provide the necessary energy to the molecules, so become they have enough threshold energy। अब ये थ्रीशोल्ड एनर्जी जो है इसको हम जो है वो किससे, थ्रीशोल्ड को भी एक सिंबल है, बताता हूँ, मैं भूल गया, थ्रीशोल्ड के लिए भी एक सिंबल है यहाँ पर। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो EA है एक्टिवेशन एनर्जी, और ET जो है, हाँ ET जो है, ET ये थ्रीशोल्ड एनर्जी के लिए। तो ET जो है थ्रीशोल्ड एनर्जी के लिए और EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, नोट्स में डाल लीजिए। तो ये दो किस्म की एनर्जी। अब तीसरी किस्म की एनर्जी को भी आप सुन लीजिए, जो कि सुन ही लिया आपने, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी एवरेज एनर्जी को अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं एवरेज काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। एवरेज काइनेटिक इंटरनल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी है, ज़रा वो भी आप नोट कर लें। ये रहा इसका फार्मूला, आ जाओ भाई, जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये नोट कर लिया, तीन किस्म की एनर्जीज आपके सामने आ चुकी। थ्रीशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक देयर बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी जो कि आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, और अगर सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनकी एक एवरेज एनर्जी हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं
एवरेज काइनेटिक इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। 3 किस्म की एनर्जीज ये हो गई। तो आपने 2 काम करने हैं। आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि एक तो इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ के थ्रेशोल्ड एनर्जी तक चली जाए। दूसरा, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्जन हो रही है, रेसिस्टेंस हो रही है, वो जो बैरियर है वो भी हट जाए। इतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड करनी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से कि हाँ, ई टी बराबर है ई ए प्लस ई ए वी। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको ज़रा आप समझ लीजिए तो फिर मैं इसको आपको इसकी वैल्यूज़ भी रख के समझाऊंगा। ई टी तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उतनी एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी कि अब आपका मॉलिक्यूल इस काबिल हो गया है कि अब वो किसको मुंह दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो रिपल्जन है उसको भी मुंह दे सकता है और इफ़ेक्टिव कोलाइजन भी कर सकता है। मेन चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल है, आपका मॉलिक्यूल इसको आपने क्या क्या करना है, इतनी जो है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि एक तो ये कि ये थ्रेशोल्ड, ये जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल पे पहुंच जाए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल पे पहुंच जाए। और जैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल पे पहुंच जाएगा, उस एनर्जी के लेवल पे पहुंच जाएगा कि अब ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये इफ़ेक्टिव कोलाइजन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा हो गया, ज़्यादा ताकतवर हो गया, प्लस ये कि यहाँ पर इसने जो है वो जो बैरियर था इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन का, उसको भी कवर कर लिया। तो इसको देखें, यहाँ से अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये किसके बराबर है, जो कि आपने मॉलिक्यूल्स को दी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है और एक्टिवेशन एनर्जी को आप जमा कर देंगे किसके साथ, एवरेज इंटरनल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, या एवरेज इंटरनल एनर्जी कर लें, अंडरस्टूड है ये इस तरह से। मिसाल के तौर पर भी देख लिया, ई टी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस मॉलिक्यूल को इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जंग तो इसने लड़नी है ना। तो जो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे वो किसके बराबर होगी कि कुछ तो उसके पास एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, ये बात जहन में रखिएगा कि कुछ तो एनर्जी उसके पास मौजूद है ऑलरेडी। ये रही, सपोज़ करते हैं कि मॉलिक्यूल के पास अभी जो है वो 2 जूल्स जो है वो एनर्जी अभी मौजूद है, लेकिन ये एनर्जी जो इसके पास अभी मौजूद है ये थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच रही। ठीक है, आपको इसको 2 जूल्स से बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो चाहिए कितनी, ये 6 जूल्स चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव कोलाइजन हो सके, बॉन्ड ब्रेक हो सके और केमिकल रिएक्शन हो सके। तो आपने ये कैलकुलेट किया है कि थ्रेशोल्ड जो है वो एनर्जी 6 जूल्स है, और आपने दूसरा कैलकुलेट किया कि मॉलिक्यूल्स के पास अभी मौजूदा जो एनर्जी है वो 2 जूल्स है। तो आप समझ गए कि अब जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो सिर्फ 4 जूल्स होगी। तो जमा करेंगे 6 जूल्स जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो रिक्वायरमेंट है आपकी,
2 जूल्स जो है ऑलरेडी इंटरनल एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल के पास मौजूद है। अब आपको सिर्फ एक्सटर्नली सप्लाई करनी है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कितना, 4 जूल्स। तो ये आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और उसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे? बॉन्ड जब ही ब्रेक होंगे जब इफ़ेक्टिव कोलाइजन होगी, ज़बरदस्त किस्म का टकराव होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, अब चलते हैं कोलाइजन थ्योरी। अब हम आसानी से समझ में आ जाएगी हमें कोलाइजन थ्योरी जो है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन मैं टू द पॉइंट सिर्फ 2 वर्ड में लिखूंगा, ज़्यादा नहीं, अननेसेसरी वर्ड जो है वो मैं नहीं लिखूंगा। क्योंकि डेफिनेशन वगैरह तो आपको मिल जाएंगी नोट्स वगैरह में जो है ना, कि कोलाइजन थ्योरी ये है। तो कोलाइजन थ्योरी जो है वो आपसे आसान लफ्ज़ों में ये बात कहती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, अब देखें रेट ऑफ द रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलाइजन पर यूनिट टाइम, कोलाइजन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये पर यूनिट टाइम जब भी आए, पर यूनिट एरिया जब भी आए, पर यूनिट वॉल्यूम जब भी आए, पर यूनिट वेलोसिटी जब भी आए, तो इसका मतलब समझ जाइए कि पर यूनिट टाइम की बात हो रही है तो मतलब 1 सेकंड, यूनिट उसका सेकंड है ना। पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो समझ जाइए 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। पर यूनिट एरिया की बात हो रही है तो एरिया का यूनिट आपको पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर ये पर यूनिट टाइम आ रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, पर का मतलब है 1। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा कोलाइजन्स होंगी उतना ही ज़्यादा रेट होगा। 1 सेकंड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी रफ्तार होगी। अच्छा, एक बात को ज़रा जहन में रखिएगा, आपने अभी तक जो सब कुछ सुना है ना वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के बारे में सुना है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने की बात नहीं करते। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देती है, मान लेते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट से मतलब थोड़ी है, हमें तो मतलब है स्पीड से। कैसे स्टार्ट हुआ केमिकल रिएक्शन, समझ गए कि रिएक्टेंट के पास इंटरनल एनर्जी इतनी नहीं है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी है, इसलिए वो जो टकराव उनके दरमियान हो रहा है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा, उनको मज़ीद एनर्जी चाहिए। प्लस यहाँ एक बैरियर भी मौजूद है, वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्जन। और यही मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए रिएक्टेंट के, इसी मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो वो मसला जब आप हल कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की मदद से, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। लोग केमिकल रिएक्शन तो समझ गए कि शुरू हो गया, लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है ये रेट, स्पीड। तो इसके बारे में कोलाइजन थ्योरी क्या कहती है, वो यही कहती है कि 1 सेकंड के अंदर जितना ज़्यादा टकराव होगा उतना ज़्यादा ही रेट होगा, उतना ज़्यादा ही स्पीड होगी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है भाई। अच्छा, और पॉइंट देख लूँ मैं इसके अंदर, ये भी मैंने बता दिया सब कुछ आपको। अच्छा, इसके अंदर हाँ, एक पॉइंट ज़रा और लिख लीजिए कोलाइजन थ्योरी के हवाले से कि मॉलिक्यूल्स जो है जब आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, उस पर इफ़ेक्टिव कोलाइजन हो रही है, ठीक है, आपने जितनी क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी 6 जूल्स आपने ली थी ना, सपोज़ करें अब ये तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, 6 जूल्स जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की, सॉरी 6 जूल्स तो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल उनके पास जो है वो एवरेज इंटरनल एनर्जी जो थी मॉलिक्यूल्स के पास वो 2 जूल्स थी,
तो मतलब सिर्फ आपको 4 जूल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। इससे जो है वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई आप ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, फिर आप जो है इसमें इजाफा कर दें। इसको आप 5 जूल कर दें, इसको आप 6 जूल्स कर दें। तो जितना ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही रेट बढ़ता चला जाएगा। अब रेट की बात हो रही है, पहले केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने की बात हो रही थी, अब रेट की बात हो रही है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो रेट बढ़ता चला जाएगा। इससे पहले हमने रेट के बढ़ने का ताल्लुक कंसंट्रेशन से देखा था, याद है ना आपको? ये कंसंट्रेशन जो है, रेट लॉ हमें यही कहता है ना कि कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए रिएक्टेंट की, तो वो भी इनडायरेक्ट वे में यही बात कर रहा है। और फैक्टर्स में भी हमने देखा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा देने से उनके दरमियान जो कोलाइजन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना नहीं चाहते तो फिर आप ये करें कि फिर एनर्जी बढ़ाएं, उनको एनर्जेटिक करें मॉलिक्यूल्स को, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को जो पहले टकरा रहे हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा एनर्जेटिक कर दें, तो टकराव इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, थ्रीशोल्ड एनर्जी भी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी भी हो गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी फार्मूला भी मैंने आपको समझा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस। हाँ, अब ज़रा कुछ 2 केमिकल रिएक्शंस की आप टाइप सुन लीजिए, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत आसान सा है, लेकिन वो उसको समझते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो है भाई जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है, और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। बस इतना ही पता होता है उनको। एक्सो मतलब आउट, थर्म मतलब हीट, जिसमें ऐसी बात नहीं है। ज़रा इसको पूरे तरीके से समझिए। ठीक है, होता क्या है, आप ये जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसको रिएक्ट करा रहे हैं और उससे वाटर बन रहा है, ये बात हम समझ चुके। देखें, मेन चीज़ जो है वो केमिकल बॉन्ड है। अगर हम सपोज करते हैं ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगा उसके नतीजे में पानी बनेगा, तो हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। जिस कंटेनर के अंदर जो है वो आप ये केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, वो कंटेनर क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रही है पानी बनने के दौरान, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हो कैसे रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है। तो भाई बॉन्ड मेक भी तो हो रहा है। ये कैसे होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड मेक होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो मेक हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो ये हीट जो बाहर निकल रही है सारी की सारी, जिससे आपका ये कंटेनर जो है, ये आपका बर्तन जो है वो गर्म हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। हीट आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है? आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी वो तो सिर्फ इनको रिएक्ट करवाने के लिए की थी, वो तो अपनी जगह पर है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें, इनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, थ्रीशोल्ड एनर्जी का मसला हल हो, तो आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, हीट आपने दे दी। वो गिवन हीट थी जो शुरू में आपने दी थी, गिवन हीट जो आपने दी थी, दे दी इनको। और जब आपने ये किया है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इनकी थ्रीशोल्ड एनर्जी का मसला हल हो गया और इन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिया और पानी बनना शुरू हो गया। लेकिन अब ये जो हीट बाहर निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है, ये कहाँ थी? ये थी इन बॉन्ड्स में, विद इन बॉन्ड। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं खुल के आपको बताऊं तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता जब तक वो एनर्जी ना आए। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो इनके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये अपना बॉन्ड बना सकें। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि बॉन्ड के अंदर एनर्जी है, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए।
अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है वो तो केमिकल रिएक्शन शुरू करवाने के लिए की थी ना भाई। अगर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुने, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए तो बॉन्ड यहाँ पे भी तो बने हुए थे, और यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं होगी? तो बस साबित हुआ कि जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी बॉन्ड मेकिंग में। तो ये तो बड़ा मसला हल हो गया, ठीक है। ये तो बड़ा मसला हल हो गया कि इसको अगर बॉन्ड मेकिंग के लिए एनर्जी चाहिए तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी, ये अपना मसला हल कर देंगे। लेकिन ज़रा ये तो सोचिए कि ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ज़रूरी थोड़ी है कि जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है वो इस बॉन्ड मेकिंग के लिए काफ़ी हो, ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हो सकता है कि वो इस बॉन्ड मेकिंग के लिए, वाटर के बॉन्ड मेकिंग के लिए काफ़ी हो ही ना। सपोज़ करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन, इससे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ से मिली है 10 जूल्स एनर्जी, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से मिली है 50 जूल्स। अब यहाँ पर जो बॉन्ड मेक होगा इसके लिए चाहिए 100 जूल्स। अब क्या होगा? आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट अब सही तरह समझिए। अब क्या होगा? तो 10 जूल्स इसको चाहिए, 50 जूल्स इसको चाहिए, सॉरी 10 जूल्स यहाँ से रिलीज़ हो रही है एनर्जी जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, 50 जूल्स यहाँ से रिलीज़ हो रही है एनर्जी जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। टोटल कितनी हो गई? 60 जूल्स एनर्जी। अब 60 जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वाटर के मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी चाहिए? 100 जूल्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये तो मामला ख़राब हो गया, ये मामला ख़राब हो गया। अब वाटर का मॉलिक्यूल बन भी रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है, लेकिन एनर्जी तो ना काफ़ी है। इसका मसला हल कहाँ से होगा? ये जो 40 जूल्स की डेफिशिएंसी है, ये कहाँ से इसका मसला हल होगा? इसका मसला हल होगा सराउंडिंग से, क्योंकि ये बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, ये सराउंडिंग से मसला हल होगा। इसके ये जो कंटेनर है ना पूरा का पूरा आप ये एक्सपेरिमेंट किसी लैब में ही कर रहे हैं ना, तो क्या आपके एनवायरनमेंट में क्या एनर्जी नहीं है? क्या हीट एनर्जी नहीं है? बिल्कुल है भाई। आपके एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर बहुत हीट एनर्जी है। तो इस कंटेनर की लेफ़्ट राइट का जो एनवायरनमेंट है इसमें भी हीट एनर्जी मौजूद है, इसमें भी हीट एनर्जी मौजूद है। तो अब यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल को 40 जूल्स की एनर्जी की कमी पड़ रही है ना, वो क्या करेगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल 40 जूल्स की एनर्जी ये एनवायरनमेंट से ले लेगा, अपनी सराउंडिंग से ले लेगा, सराउंडिंग से ले लेगा, और यहाँ पर 100 जूल्स का मसला हल हो जाएगा और पानी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, हीट। आसान लफ्ज़ों में, सराउंडिंग में से जब 40 जूल्स एनर्जी, 40 जूल्स हीट जो है वो कम हो जाएगी, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि इस बर्तन की सराउंडिंग में इस बर्तन की सराउंडिंग, इस कंटेनर की सराउंडिंग के लिए ये इसका पूरी शेप भी है, इस कंटेनर की पूरी शेप भी है। ये क्या होगी? इसका इफ़ेक्ट क्या निकलेगा? अगर हीट कम हो जाती है तो हीट का इफ़ेक्ट क्या निकलता है भाई? सराउंडिंग में से हीट कम हो रही है, इफ़ेक्ट क्या निकलेगा? कोल्ड। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, याद है? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में यही तो बात हम करते हैं कि आपका बर्तन का जो सराउंडिंग है, या आपका बर्तन जो है, या आपका कंटेनर जो है, वो ठंडा हो जाएगा। अगर वो ठंडा हो रहा है तो कैसे हो रहा है भाई? ऑब्वियस ही बात है, उसके पास से हीट जा रही है, तभी तो वो ठंडा हो रहा है। ठंडक का मतलब क्या होता है? हीट के कम होने का दूसरा नाम ठंडक है, कोल्डनेस है। तो आपका बर्तन ये ठंडा हो रहा है, कंटेनर ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास से हीट जा रही है। कौन लेके जा रहा है भाई इसके पास से हीट? ये लेके जा रहा है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इनको यहाँ जो डेफिशिएंसी पड़ गई है 40 जूल्स एनर्जी की, ये 40 जूल्स एनर्जी सराउंडिंग में से ये वाटर का मॉलिक्यूल ले लेगा अपने बॉन्ड को बनाने के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि इसको जो है वो
वाटर के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए चाहिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपना बॉन्ड बनाने के लिए 20 जूल्स एनर्जी चाहिए। अब यहाँ से कितनी रिलीज़ हो रही है, 10 जूल्स जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो रही है हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होने पे, और 50 जूल्स जो है यहाँ से रिलीज़ हो रही है ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने पे। 60 जूल्स यहाँ पे मिल रही है। इसको कितनी चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल को, 20 जूल्स चाहिए। अब ये 40 जूल्स जो है ये बच गई, ये कहाँ जाएगी, ये 40 जूल्स एनवायरनमेंट में जाएगी, और एनवायरनमेंट में जाएगी तो सबसे पहले इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कंटेनर के ऊपर पड़ेगा। वो जो कंटेनर है, वो जो बर्तन है, वो क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गया क्योंकि बर्तन गर्म हो गया है भाई। तो इसकी काइनेटिक्स भी तो समझिए ना, अंदर तो समझिए कि अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब चलते हैं उसी की तरफ। ये कोलाइजन थ्योरी के अंदर जो हमने सारा का सारा सेटअप, थ्रीशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने जो समझा था, और उसके अब इसका इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से भी कोई ताल्लुक है? हाँ, ताल्लुक है, और ये मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें कि क्या ताल्लुक है। ये याद करने वाली चीज़ें, नहीं तो फिर आप जो है ना परेशान हो जाएंगे। इसको नोट कर लें। MCQs आते हैं इसी हवाले से, बारीक बारीक सवाल होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके पॉइंट देख लें रिलेटेड टू कोलाइजन थ्योरी। फिर इसका एनर्जी डायग्राम भी देख लेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्मॉल वैल्यू होगी, इसी तरह नोट कर लें जैसे मैं बुलेट्स बनाए हुए ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, मतलब थोड़ी एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, तो इसका मतलब होगा लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स टेक पार्ट, लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी है तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिस्सा ले रही है, वो हिस्सा ले रही है किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। तो रिएक्शन क्या होगा फिर, रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है भाई। एट स्टार्ट जब ये रिएक्शन शुरू होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट स्टार्ट, हाई एनर्जी लेवल, एट स्टार्ट रिएक्टेंट्स जो होंगे, शुरू में रिएक्टेंट्स जो होंगे, रिएक्टेंट्स के पास क्या होगी, हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के पास जो है वो एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। अभी ये मैं सब समझा चुका हूँ, अब नहीं बोलिएगा कि सर बात समझ में नहीं आई इस जुमले की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कह रहा है कि रिएक्टेंट्स के पास इन द बिगिनिंग स्टार्ट में एनर्जी जो है ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। बिल्कुल सही बात है भाई। वाटर में देखा नहीं था आपने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने वाटर को 20 जूल्स चाहिए थी, और रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से कितनी जूल्स एनर्जी मिल रही थी, 60 जूल्स। तो हायर एनर्जी लेवल पे है ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ था, 60 जूल्स में से वाटर ने 20 जूल्स ले लिया था अपना बॉन्ड मेक करने के लिए, बाकी 40 जूल्स सराउंडिंग में रिलीज़ कर दिया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया था। ठीक है भाई। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका अपोजिट होगा। तो अब आपसे कोई पूछता है कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसकी केमिकल काइनेटिक्स बता दें, एक जुमले में आपसे पूछता है, आप बोलें भाई फास्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उनका रेट फास्ट होता है, उनकी स्पीड जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो आपसे वजह पूछता है
तो आप बता दें कि एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी होती है, कोलाइजन थ्योरी बता दें पूरी की पूरी उसको कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी चाहिए होती है इनको, ठीक है। और थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी पे ही बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स की वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर को क्रॉस करके इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि इफेक्टिव कोलाइजन शुरू कर देते हैं ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है। और जिसकी वजह से रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होता है। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो स्मॉल वैल्यू होगी, सॉरी लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स टेक प्लेस, थोड़ी तादाद में रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे, उससे क्या होगा, रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट जो है वो हाई क्यों है, फास्ट क्यों है, तेज़ क्यों है, तो आप बताएं भाई बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्टिकल्स की पार्टिसिपेट कर रही है इसलिए ज़्यादा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इसका रेट स्लो क्यों है, इसकी स्पीड स्लो क्यों है, आप बोलें कि जो है ना बहुत थोड़ी तादाद रिएक्टिंग पार्टिकल्स की वो पार्टिसिपेट कर रही है इसलिए रिएक्शन जो है वो स्लो है। एट स्टार्ट अगर हम देखें शुरू में आपको जो है वो रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स लोअर एनर्जी होगी इनकी, लोअर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के मुकाबले में इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, अब ये हमारे पास कोलाइजन थ्योरी निमट गई है, ट्रांजिशन स्टेट देख लें, एक्टिवेशन एनर्जी भी निमट गई है, एक्टिवेशन एनर्जी भी हो गया। तीन ही टॉपिक थे ना इसके, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलाइजन थ्योरी, तो दो तो निमट गए। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, स्टेट है ये एक, स्टेट ऑफ मैटर। इस तरह सॉलिड लिक्विड गैस होती है ना, ये भी स्टेट है मैटर की, ठीक है। इसी तरह ये भी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो भी एक जो है वो स्टेट है मैटर की। इसकी ख़ास बात क्या है, नीदर रिएक्टेंट्स नॉर प्रोडक्ट्स, ये जो चीज़ बन है, ये जो स्टेट है मैटर की, ये ना ही रिएक्टेंट है, नीदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, ना तो ये आप इनको रिएक्टेंट कह सकते हैं ना इनको प्रोडक्ट कह सकते हैं, ये बीच का फेज़ है एक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान का एक छोटा सा वक्फा होता है। उस वक्फे में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हालत होती है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसके अंदर ना तो मुकम्मल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हुए होते हैं और ना ही मुकम्मल प्रोडक्ट बनी हुई होती है, बल्कि अजीब सी खिचड़ी पकी हुई होती है, ये समझ लें आप। पार्शल बॉन्ड्स जो है ब्रेक हुए हुए होते हैं, पार्शल बॉन्ड्स जो है वो मेक हुए होते हैं, आधा आधा काम हुआ हुआ होता है। तो ऐसी हालत जब होती है मैटर की तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत थोड़ा सा शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम तक का ये वक्फा होता है, उसके बाद तो प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, हैविंग पार्शल बॉन्ड्स, मुकम्मल बॉन्ड्स इसमें नहीं होते, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, स्टेबल स्टेट नहीं होती। और कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगी उतनी तेज़ी के साथ वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है भाई। और शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, ठीक है। और इस वक्त जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है ना, इसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स।
ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या है भाई? भले ये ट्रांजिशन स्टेट एक मैटर की हालत का नाम है, होगा तो वो मैटर ही ना, भले वो ना अब रिएक्टेंट रहा है ना वो अब प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ तो है वो जो कुछ आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ना, उसी का नाम है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या है? मैटर। ये मैटर है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, विच इज़ फेसिंग, जो कि फेस कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट। मैटर की वो हालत है जो कि ट्रांजिशन स्टेट को मुंह दे रही है, अभी फेस कर रही है, उससे गुजर रही है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये अभी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के लिए मैं आपको ये मिसाल देके समझाता हूँ। जैसे एक रिएक्टेंट ये है ए और ए, दूसरा रिएक्टेंट ये है बी और बी। अब इन्होंने क्या करना है, ए से मिलेगा, बी से मिलेगा, अभी मिले नहीं है, प्लस है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। तो ये क्या बन गई? ये प्रोडक्ट बन गई। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। एक डॉट 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 बी डॉट डॉट डॉट, एक ये वाला भी स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। इसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान से ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन स्टेट को हम सिंबल्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये लाइन से, सॉलिड लाइन से, या डॉट 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 से, तो डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चीज़ है बनी हुई, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इसके अंदर आप देख लें, चारों आपस में कनेक्ट हुए हैं। ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, जुदा जुदा अलग अलग। ये प्रोडक्ट बन गई, मिल गए, ये प्रोडक्ट बन गई, मिल गए। यहाँ पर आपस में भी जुड़े हुए हैं और इससे भी मिले हुए हैं। बी जो है बी से भी जुड़ा हुआ है, बी ए से भी जुड़ा हुआ है। तो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। ये जो चीज़ है ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहलाता है। अब यहाँ पर एक सेल्फ असेसमेंट है, उसको ज़रा देख लीजिए आप। ये सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपको कहता है, उसी में ये एनर्जी डायग्राम भी आ जाएंगे, परेशान नहीं हो। दो जो एनर्जी डायग्राम है ना, अभी वो समझा देता हूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। डायग्राम्स जो है ना, इनसे जान मत छुड़ाएं आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये डायग्राम्स जो बने हुए होते हैं, इनको सीखा करें। तो यहाँ पर ये जो है वो सेल्फ असेसमेंट, इसमें हमें क्या कह रहा है? सेल्फ असेसमेंट वो आपसे बोल रहा है कोलाइजन थ्योरी के अंदर। कोलाइजन थ्योरी ये कहती है कि ऑल मॉलिक्यूल्स कोलाइजन्स टू नॉट प्रोडक्ट, ये बुलेट्स में मैंने लिखा हुआ। तो कोलाइजन थ्योरी आपको ये बात भी बताती है, कोलाइजन थ्योरी आपको ये बात भी बताती है, व्हाई नॉट ऑल कोलाइजन्स लीड टू प्रोडक्ट। ये आसान सी बात है। तो सेल्फ असेसमेंट में आपसे कह रहा है कि कोलाइजन थ्योरी के मुताबिक जो है वो, कोलाइजन थ्योरी ये कहती है कि क्यों जो है सारी कोलाइजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाती। सारी कोलाइजन्स जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा तो रहे हैं ना, मुस्तकिल टकरा रहे हैं, कोलाइजन तो हो रही है मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टिंग पार्टिकल्स की, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे और प्रोडक्ट नहीं बन रही, हालांकि वो टकरा रहे हैं, मुस्तकिल कोलाइजन हो रहा है। इसका मतलब कोलाइजन यहाँ पे दो किस्म की है। एक हमारे पास जो है वो नॉर्मल कोलाइजन है और दूसरी हमारे पास जो है इफेक्टिव कोलाइजन है। इसके नाम से ही समझ लीजिए। इफेक्टिव कोलाइजन सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स कर पाएंगे जिन्होंने थ्रीशोल्ड एनर्जी बैरियर को टाप लिया है, पार कर लिया। थ्रीशोल्ड एनर्जी उनके पास आ चुकी है, मिनिमम एनर्जी जिसके लिए वो इट्स ऐसी कोलाइजन कर सकें जिससे उन रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो सकें। तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफेक्टिव कोलाइजन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने थ्रीशोल्ड एनर्जी जो है वो गेन कर ली है। और जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइजन, नॉर्मल कोलाइजन कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलाइजन नहीं कर रहे, उसके पीछे वजह क्या है
कि उन्होंने थ्रीशोल्ड एनर्जी जो है अभी तक उनकी नहीं आई है, उनके पास इतनी एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी का बैरियर उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। तो ये है सेल्फ असेसमेंट की का जवाब। वो तो खैर मैं दे भी चुका हूँ आपको ट्रांजिशन कोलाइजन थ्योरी के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है दो एनर्जी डायग्राम, इनको ज़रा आप समझ लें। ये एनर्जी डायग्राम, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्शियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। ये दूसरा डायग्राम है, ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम ये देखें, एनर्जी की वैल्यूज़ यहाँ 0 है, यहाँ 10 जूल्स हैं, यहाँ 20 जूल्स हैं, यहाँ 30 जूल्स हैं, 40 जूल्स हैं, 50 जूल्स हैं, 60 जूल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन आपको बता रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। रिएक्शन अगर आगे की तरफ जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी तो उसकी कुछ क्वांटिटी भी होगी। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि 1 मोल क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन गई है, 2 मोल क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन गई है, 3 बन गई है, 4 बन गई है, 5 बन गई है, 6 बन गई है, 7 बन गई है। रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, उसकी मिकदार में, उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ से मिसाल के तौर पे ये यूँ, ये ए और ए है रिएक्टेंट, और ये बी और बी है, इन दोनों को आपस में जो है वो रिएक्ट करना है। ठीक है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पीक आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ से देखें, अभी बन जाएगा ना, तब आपको सही मायनों में समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ बनाते रहिए। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे से। वही सिस्टम है, यहाँ पर भी ये रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये है, इसको मुझे छोटा बनाना चाहिए था यार, बड़ा बना दिया मैंने, वरना फ़र्क ही पता नहीं लगेगा आपको। यही तो है मेन चीज़, इफ़ेक्टिव एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट। अब यहाँ पर याद है आपको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अभी मैंने बताया। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम होगी। ये देखें, ये डायग्राम, ये देखें, इसकी लेंथ देखें, तो ये कम है, और ये देखें यहाँ ये ज़्यादा है, नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ से आप देख लें कि एक्टिवेशन एनर्जी आपको, ये बड़ा एरो नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। एग्जैक्टली ये डायग्राम किसका है, एनर्जी डायग्राम, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का है। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, इसकी लंबाई एरो की आपको छोटी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ये जो टॉप वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जब ये पोजीशन है ए डॉट 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 ए डॉट 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 बी डॉट 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 बी डॉट 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 ए, ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को। और यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई होगी, याद है ना, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का क्या नाम देंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो ये जो चीज़ यहाँ बनी हुई है, जिसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा मैटर है, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है।
अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपकी बन गई ए बॉन्ड बी प्लस ए बॉन्ड बी, ये आपकी बन गई। आपकी बुक में थोड़ी यहाँ मिस्टेक भी है, ठीक है, यहाँ पर दूसरे डायग्राम में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ मारी है। सेम डायग्राम है, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का है। यहाँ पर भी वही ए डॉट 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 ए डॉट 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 बी डॉट 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 बी डॉट डॉट डॉट, ये वाला। इस वक्त जो चीज़ बनी हुई है ये इसका ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाके प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। ए डैश बी और ए डैश बी, ये प्रोडक्ट बन गई। ठीक है भाई, इजाज़त है मुझे, बस ये भी हो गया पार्ट। अब जो आखिरी टॉपिक आपका रह गया है इस चैप्टर का, पार्ट 7 में, वो कैटालाइसिस का है, जिसमें कैटलिस्ट वगैरह उनको देखेंगे। तो ये हो जाएगा अगले पार्ट 7 के अंदर। और फिर उसके बाद तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में हो जाए, हो सकता है 2 वीडियो में। फिर चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलेंगे, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।